नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको को क्रिएशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि अब्राहम हिक्स का टॉपिक है और ये अब्राहम के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। हालांकि इस पे मुझे वीडियो बहुत साल पहले ही बनानी चाहिए थी, यानी जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब मुझे तभी इसको क्लियर करना था, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर खुद ही क्लैरिटी नहीं थी इस टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं इस टॉपिक को अवॉइड करता था और इस पर ज़्यादा बात नहीं करता था। क्योंकि जैसा अब्राहम हिक्स खुद कहती हैं कि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। यानी अब्राहम की जो भी टीचिंग्स है वो आपके लिए एक शब्द ही है, लेकिन जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप उसको बिलीव नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो इसीलिए आज जो भी आप इस वीडियो में सुनोगे ये आपके लिए भी शब्द ही होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसको एक्सपीरियंस करोगे आप भी इस चीज़ पे बिलीव करने लगोगे और ये चीज़ ना सिर्फ आपकी रेजिस्टेंस को रिलीज करके आपकी लाइफ में से निकालेगी पूरी तरह से, बल्कि आपको एक अच्छी अलाइनमेंट में लेकर के आएगी और वो अलाइनमेंट आपको आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस में हमेशा हेल्प करेगी। तो को क्रिएशन इस वर्ड को ही अगर आप देखो तो यहीं से आपको इसका मीनिंग समझना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है मिल के क्रिएट करना, क्योंकि हम सभी अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है और हमारे अलावा हमारी लाइफ में दुनिया का कोई दूसरा इंसान क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अराउंड लोगों का और चीज़ों का हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है और दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के रिलीजन्स होते हैं, हर तरह के कल्चर्स होते हैं, हर तरह के बिलीव्स होते हैं और इन सभी की जो वैरायटी होती है, यानी इन सभी का जो डिफरेंस है, ये ओवरऑल प्लैनेट की वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर हम सभी एक दूसरे के क्रिएशंस में हेल्प करते हैं हमारी लाइफ में और सभी का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, सभी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मेरी पर्सनल लाइफ से अगर मैं देखूं तो जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं तो वीडियोस में जो भी बनाता हूं कभी अब्राहम ने इन टीचिंग्स को दिया था और ये अब्राहम की टीचिंग्स 84 या 1984 के टाइम से ही चल रही है और उनकी मोस्टली जो भी बुक्स पब्लिश हुई है वो 2000 से 2006 के बीच में हुई है, या बोल सकते हो 2010 से पहले पहले ही हुई है सारी चीज़ें। और एस्थर का एक्सपीरियंस अब्राहम के साथ हुआ था 1984 के टाइम पे और उसी वक्त उनकी मैरिज भी हुई थी जेरी के साथ। और उस वक्त अगर मैं देखूं अपने आप को तो मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था तभी, बेसिकली मेरा जन्म हुआ था 1996 में। तो ये चीज़ें पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी। एस्थर अब्राहम की टीचिंग्स को पूरी दुनिया को शेयर करना स्टार्ट कर चुकी थी और जब तक मैं बड़ा होता, यानी जब वो बुक्स भी लिख रहे थे तब तक तो मैं बहुत छोटा ही था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मुझे उनकी बुक्स मिल गई और उन्होंने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस किया था। जैसे उन्होंने अपनी बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में थियो के बारे में बताया था, जो कि एक नॉन फिजिकल एंटिटी थी अब्राहम की तरह, और जेरी ने कहीं पढ़ा था सेथ के बारे में, बुक ऑफ सेथ सीरीज जो थी उसके बारे में उन्होंने पढ़ा था और सेथ भी जो थे वो भी नॉन फिजिकल एंटिटी थे। फिर उसके बाद अगर आज की डेट में इस चीज़ को देखा जाए तो उन्होंने कहीं से सीखा, फिर उन्होंने हमें सिखाया। आज जब मैं सीख चुका हूँ तो आज मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आपको सिखा रहा हूँ। तो यूनिवर्स का ये प्लान कितना बेटर होता है, कितने सही तरीके से चल रहा होता है परफेक्शन के साथ, कि मुझे यहीं से मिलनी थी ये चीज़ तो यहीं से मिली, वहीं किसी को किसी के रिलीजन से मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन हमारी दुनिया में है सभी तरह के, तो जिस तरह के लोगों के बिलीफ होने चाहिए, जिस तरह के वो रखना चाहते हैं उस तरह के वो रख पाते हैं। क्योंकि दुनिया का हर एक रिलीजन बोलो या दुनिया की हर एक स्पिरिचुअलिटी वाली टीचिंग्स बोलो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, सभी एक चीज़ को बताती है कि आपसे ऊपर कुछ है जो इस दुनिया को बनाए हैं, जो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं और आपका उसके साथ कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो फ्रीडम आपके ऊपर है कि आप उस कनेक्शन को क्या नाम देते हो। अब उस तरीके से आप बोलोगे तो उससे हम जुड़ते हैं। भगवान ने उन तरह के लोगों को, उस तरह की चीज़ों को, सभी चीज़ों को आपकी लाइफ में भेजा है जिससे आप अपने प्लेनेट की और अपनी लाइफ की वेलबींग में कंट्रीब्यूट कर सको। अब जैसे देखोगे तो अब्राहम जो है, अब्राहम अमेरिकन ऑथर हैं और अमेरिका में ही वो रहती हैं एस्थर, लेकिन आज उनकी बुक उनकी लैंग्वेज में, उनकी लिखी हुई ओरिजिनल पब्लिशिंग मेरे हाथ में कैसे है, क्योंकि अब्राहम की बुक ऐसी है कि वो अमेरिका में तो बेस्ट सेलर है ही, लेकिन इंडिया में बहुत लोग उनके बारे में नहीं जानते, तो इंडिया के बुक स्टोर्स में उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस बीच में को क्रिएशन कैसे हुई कि किसी ने अमेजोन नाम की कंपनी बनाई, या किसी ने फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी बनाई, या किसी ने अपने प्लेन्स का बिजनेस स्टार्ट किया, किसी ने इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने इंडिया इन बुक्स को डिलीवर किया, या सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बनाया या एशियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बुक को बनाया और इंडिया भेजा, और अमेज़ॉन की हेल्प से वो चीज़ हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में आ सकी। और अमेज़ॉन भी अगर आप देखो तो अमेज़ॉन भी कैसे वर्क करता है, वो वर्क करता है इंटरनेट से। तो किसी ने इंटरनेट बनाया और इंटरनेट की वजह से वो चीज़ें हमारी लाइफ में आई। अब अमेज़ॉन कैसे बना? अब अमेज़ॉन भी अगर आप देखोगे तो किसी कोडिंग के हिसाब से बना होगा। अगर वेबसाइट के हिसाब से उसको देखा जाए तो कोई कोडर ने मिल करके उस कोडिंग को डेवलप किया होगा, तब जा करके वो वेबसाइट बनी। अब मैं जैसा पर्सन हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना इंजॉयमेंट लगता है। मैंने बुक्स बहुत पढ़ी है और मुझे बुक्स पढ़ना पसंद भी है। हालांकि मैं अब ज़्यादा नहीं पढ़ता, अगर पढ़ता भी हूँ तो सिर्फ अब्राहम को ही पढ़ता हूँ, यानी एक ही बुक को बार बार पढ़ता हूँ।
वैसे ही आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बुक्स को पढ़ना एंजॉय नहीं करते, तो आपको ये चीज़ कैसे मिलेगी? अब मुझे तो बुक्स पढ़ना पसंद था, तो मुझे बुक के हिसाब से मिल गया, लेकिन इस टीचिंग्स पे हक तो आपका भी उतना ही है जितना मेरा है। तो मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू आप यूट्यूब से इन चीज़ों को जानने लगे। अब यूट्यूब भी एक तरीके से देखोगे तो एक कंपनी हुई जिसको किसी ने और ने बनाया, और यूट्यूब पर कोई क्यों ही आएगा, यानी अपना टाइम कोई क्यों ही देना चाहेगा। तो यूट्यूब को इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ से लोग अपना करियर डेवलप कर सकते हैं, लोग पैसे के बदले में काम करते हैं और इसके बदले में उनको पैसा मिल सकता है। तो यहाँ से यूनिवर्स ने मेरी मनी की भी डिज़ायर पूरी कर दी, आपकी टीचिंग्स की भी डिज़ायर पूरी कर दी। और इस जगह पर अगर आप देखो तो मैं YouTube पे वीडियो तो बना सकता हूँ, लेकिन बिना मोबाइल और बिना लैपटॉप के नहीं बना सकता, या बिना माइक के नहीं बना सकता। तो इन चीज़ों को भी देखोगे तो ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ही चीज़ें हैं, लेकिन फ़ोन है किसी और कंपनी का, लैपटॉप है किसी और कंपनी का, माइक है किसी और कंपनी का। इसके टोटल अगर आप देखोगे तो जो प्रोसेस ही होता है इसके बनने का या इसके यूज़ होने का, वो टोटली डिफरेंट ही होता है एक दूसरे से। स्टिल इसको इस तरीके से बनाया गया कि मोबाइल वाला यूज़ मेरे लैपटॉप में भी हो जाता है, और माइक जो यूज़ होता है वो भी मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, इवन इंटरनेट भी मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। और इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी है जो इस चीज़ को हेल्प कर देती है। अब यहाँ पर फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, जो जैसे कि आप मान लीजिए जियो है या एयरटेल है, जो इंडिया भर में बहुत पूरे इंडिया में मतलब अपने सिम के नेटवर्क्स को चलाते हैं। अब ये चीज़ें हमको कैसे मिलती? एक टाइम ऐसा था कि जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था और हम सभी के लिए उतना अफोर्डेबल भी नहीं था। जो लोग अर्निंग वाले होते थे, जो कमाने वाले होते थे, वो अपने 3G फ़ोन्स को यूज़ करते थे और हम 2G सिम्स को यूज़ करते थे, और 2G में भी जो नेट आता था बहुत महंगा आता था। जैसे मुझे अभी भी याद है, आइडिया का सिम होता था मेरे पास, उसका नंबर भी मुझे याद है उस फ़ोन का। अभी तो मैं वो नंबर नहीं यूज़ करता, लेकिन उस वक्त ये यूज़ करता था, और उस वक्त जो पैक आता था उसका 198 या 200 के अराउंड था। तो 28 डेज़ का वो पैक होता था और उसमें 2 GB डेटा मिलता था, 2G, और वो अनलिमिटेड होता था। और उसी 2 GB में मैं सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेता था जो जो मुझे देखना होता था, और उसके बाद भी जो डेटा होता था उससे काम चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे बहुत धीरे डाउनलोड होता था, 1 KB भी स्पीड नहीं आती थी। लेकिन किसी तरीके से यूट्यूब देखना या संदीप महेश्वरी सर की वीडियोस को सुनना या मोटिवेशनल वीडियोस को सुनना मैंने तभी स्टार्ट किया था, और उसी वक्त फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते डिफरेंट चैनल्स मिलने लगे, पता चला बुक्स पढ़नी चाहिए, तो इस तरीके से मेरी जर्नी आगे बढ़ी। अब उन्होंने भी यूट्यूब वीडियोस बनाई, उससे मुझे ये भी इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी आगे चल के ऐसा काम करूँगा। अब फिर उसमें एंट्री होती है बीच में मुकेश अंबानी जी की, जब उन्होंने अपना जियो लॉन्च किया, और जियो लॉन्च करने के बाद उन्होंने इतना फ्री में इंटरनेट पूरे इंडिया में बांटा कि सभी कंपनीज को अपने रेट गिराने पड़े और अफोर्डेबल प्राइसेस में हमें इंटरनेट मिलने लगा, जिससे क्या हुआ, एक डिजिटल इंडिया का मूवमेंट पूरे स्ट्रांगली स्टार्ट हो गया, जिस पे सरकार भी पहले से ही काम कर रही थी। तो यहाँ पे देखोगे तो सरकार ने भी बहुत पहले ही सोचा होगा कि हम डिजिटल इंडिया पे वर्क करेंगे, और उसी तरीके से अंबानी जी ने भी सोचा होगा कि हम डिजिटली अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया भर में है, इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में बहुत कम है बाकी लोगों से, बाकी कंट्रीज से। तो वहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी, वहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और उसकी वजह से पूरे इंडिया में आज इंटरनेट इतना स्ट्रांग है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट अगर देखोगे तो कहीं पर है तो वो इंडिया में ही है, जो अफोर्डेबल है। और इसके थ्रू देखोगे तो कितने सारे यूट्यूब करियर्स बने, कितने लोगों का भला हुआ, कितने लोग सोचते थे कि हम अपनी लाइफ को इस तरीके का बनाएंगे। अब यहाँ से अगर आप 10 साल पहले सोचो कि कोई सोचे यूट्यूबर बनना है, तो वो तो सोच भी नहीं सकता था। इवन 5-6 साल पहले तो लोगों ने सोचना स्टार्ट किया मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये 10 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन जब से लॉकडाउन वाला पीरियड निकला है ना, उस साल को कोई गिनता ही नहीं है। ये एक तरीके से मैंने भी नोटिस किया है कि वो पीरियड जो था वो बहुत फास्ट पार हुआ है। तो इसीलिए नंबर्स को नहीं जाते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं। कि बहुत लंबे समय तक अगर आप देखो 2010 तक कोई ये बात नहीं सोचता था कि हम यूट्यूबर बनेंगे, लेकिन जब से ये जियो आया उसके बाद से सबकी ये डिज़ायर आने लगी, उसके बाद आने लगी तो कंटेंट की क्या होने लगी, एक आप बोल सकते हो नीड होने लगी। अब उस नीड को पूरा करने के लिए फिर उस तरह के लोग आने लगे, फिर मैं भी आया, फिर मेरे तरह के और लोग आए, और भी लोग आगे भी आएंगे, और डिफरेंट तरह के कंटेंट बनाएंगे डिफरेंट बिलीव्स के साथ। अब कोई एस्ट्रोलॉजी पे बात करेगा, कोई टैरो रीडिंग पे बात करेगा, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेगा, कोई सबकॉन्शियस माइंड पे बात करेगा, कोई इंस्पिरेशंस पे बात करेगा। मतलब एट दी एंड आप देखोगे तो सभी को वैरायटी है अपने बिलीव्स को चूज़ करने की, और अपने बिलीव्स को चूज़ करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कोई आपको जज करने वाला नहीं है, यानी दुनिया आपको जज कर सकती है, यूनिवर्स आपको जज नहीं करता और ना ही कभी करेगा। इस बात को हम जितना जल्दी समझ ले हमारी वेलबींग के लिए उतना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यूनिवर्स तो हमेशा आपके फेवर में काम कर ही रहा है। अब बस हम नोटिस नहीं कर पाते इस बात। जैसे आप अपने घर में ही अगर आप देखोगे तो आपके घर में आपके अराउंड कितनी सारी चीज़ें होंगी जो कितने लोगों के को क्रिएशंस में आती हैं।
आपके घर की किचन होगी जिसमें गैस होगा। अब गैस आप कहाँ से लाते हो, वो भी कहीं से लाते हैं। आप सब्जियां कहाँ से खरीदते हो, वो भी कहीं से खरीदते हैं, कहीं से इंपोर्ट करते हैं। कितने लोगों से घूमते हुए वो चीज़ें आपके पास आती है। आपका जो घर बना है, घर में जो दीवारें उठी है, जो चुना हुआ है, जो जो भी पेंट वगैरह है, वो पेंट किसी कंपनी का है। उसको बनाने वाला कोई और है, उसको लगाने वाला कोई और है, उसके ऊपर सीमेंट करने वाला कोई और है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पूरे को क्रिएशन के साथ हमारी इस धरती को हम चलाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की जैसे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे कल्चर्स का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप इंडिया में ही देखो तो फूड को लेकर के सबसे ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी हमारे कल्चर में। और आज अगर देखोगे तो फॉरेनर्स अगर इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो हमारे इंडिया के कल्चर के लिए करते हैं, क्योंकि इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। हर स्टेट में भी आप बोलोगे, हर शहर में भी आप बोलोगे, एक शहर से दूसरे शहर में भी अगर आप जाते हो तो आपकी भाषा बदल जाती है, आपका खाना बदल जाता है। खाना सेम होगा लेकिन टेस्ट उसका डिफरेंट हो जाता है। रिलीजियस बिलीव्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। भले ही एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं लेकिन स्टिल उनके जो वैरायटी होती है, उनका जो कल्चर होता है वो दूसरे से डिफरेंस हो जाता है। अब ये कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर पूरे इंडिया के टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। या इस तरीके से अगर आप देखो अब स्पेशलिटीज़ को अगर आप नोटिस करो स्टेट वाइज, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे पंजाब है, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा आगे है। हरियाणा जो स्टेट आता है, हरियाणा भी एग्रीकल्चर में भी बहुत आगे है, प्लस स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे है। और स्पोर्ट्स में इंडिया से बाहर वो अपने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को भेजता है, जिसकी वजह से खास करके इंडिया में पंजाब वाले स्टेट में दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना या दूसरी कंट्री में पढ़ाई करना, अब्रॉड जाना, ये सारी चीज़ों का जो बिजनेस है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है। वहीं चंडीगढ़ में अगर आप देखोगे तो वो लग्जरी वाली लाइफ के लिए जाना जाता है। वहीं अगर आप दिल्ली को देखो तो दिल्ली हमारे भारत की कैपिटल हो जाती है, हमारी राजधानी हो जाती है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। और फिर मुंबई है, मुंबई अपने या महाराष्ट्र अपने बेसिकली फिल्म्स के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, अपने कल्चर के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, गणेश चतुर्थी के लिए पॉपुलर है। या उसी तरीके से आप थोड़ा घूम के जाओ तो आपको झारखंड मिलेगा, बिहार मिलेगा। अब बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी पहले नालंदा यूनिवर्सिटी। आज की डेट में अगर देखोगे तो बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस होते हैं। या उत्तर प्रदेश को देखोगे तो वो एक तरीके से देवभूमि है, जहाँ पे राम जी का भी जन्म हुआ, कृष्ण जी का भी जन्म हुआ, और कितने ही अवतार वहाँ पे आए। फिर हमारा उड़ीसा हो जाता है जो जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से अगर हम पूरे इंडिया में देखें, नॉर्थ ईस्ट में देखें, तो नॉर्थ ईस्ट का ही अगर आप कल्चर देखो तो हर किसी में डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। रहने का तरीका अलग, खाने का तरीका अलग, कॉस्ट्यूम्स का इतना डिफरेंस। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ, आपको यहाँ पर या पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग आपको मिलेंगे, और हर चीज़ आपकी वैरायटी को ऐड करती है। और हर चीज़ देखोगे तो प्लेनेट की वेलबींग को बढ़ाती है। अब एग्रीकल्चर के बारे में जैसा मैंने बोला कि एग्रीकल्चर एक तरीके से पंजाब और हरियाणा संभाल लेता है, स्पोर्ट्स भी हरियाणा संभाल लेता है। उसी तरीके से देखोगे तो स्टेट्स जितने वाइज डिफरेंट डिफरेंट है, उसमें भी हर जगह पे आपको क्वालिटीज़ मिलेगी, हर तरह के लोग मिलेंगे जो बेसिकली अपने कल्चर के हिसाब से काम करते हैं। अब एप्पल्स जैसे आते हैं, या वो बेसिकली कश्मीर से आते हैं या हिमाचल से आते हैं। तो ऐसे ही देखोगे तो हर कल्चर में डिफरेंस होता है, हर कल्चर में वैरायटी होती है, और वो हम सभी की वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सभी के बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि हमें इस वैरायटी को समझना चाहिए, इस को क्रिएशन को समझना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन कई बार होता है हम कल्चर डिफरेंस की वजह से एक दूसरे के साथ रेसिज्म में आ जाते हैं या परेशान करते हैं किसी को। तो उस तरीके से हमें अपने बिहेवियर को ना रखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि को क्रिएशन कितनी बेस्ट है और ये कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए और हमारी वेलबींग के लिए। क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहा होता है, अपने कल्चर के हिसाब से अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जैसे कोई नेचर की पूजा करता है तो वो नेचर को प्रोटेक्ट करता है, कोई पानी की पूजा करता है तो फिर उसको प्रोटेक्ट करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं पूरी दुनिया में। इसका एसेंस आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको मिलेगा। जैसे भूटान का अगर आपने सुना होगा तो वहाँ भी किस चीज़ की पूजा होती है। तो ऐसे ही अगर आप वैरायटी पूरी दुनिया में देखो तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे बिलीव करते हैं और उसके हिसाब से उनका कल्चर क्रिएट होता है और उसकी इम्पोर्टेंस फिर हमारी पूरी दुनिया में नज़र आती है। कि जैसे आज की डेट में अगर इंडिया को देखोगे तो इंडिया मेडिकल के फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब मेडिकल के फील्ड में जब इंडिया ग्रो कर रहा है तो इंडिया से जो मेडिसिन होती हैं वो भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया से बाहर। तो इसकी वजह से इंडिया अपने से बाहर इतनी सारी कंट्रीज़ को भी सर्व कर पा रहा है। और वहीं अगर आप इंडिया के लोगों को भी देखो, जो इंडियंस ज़्यादातर आज की डेट में अब्रॉड जा रहे हैं या रह रहे हैं, वो
उनकी वेलबिंग को ज़्यादा या उनकी कंट्री को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, या फिर उस जगह पर देखो तो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे ये पूरी दुनिया चलती है। तो यहाँ पे ये एफर्मेशन भी फिर हमारी लास्ट में निकल के आती है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। मेरे लिए सारी चीज़ें काम कर रही है, क्योंकि इतना कुछ आप जान रहे हो, इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आप ये कहो कि नहीं यूनिवर्स मेरे लिए काम नहीं करता, तो ये टोटली गलत है। अब यहाँ पे तो चलो ये लोगों की को क्रिएशन की बात की मैंने, यानी जो आप, मैं और दुनिया के हर लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप भगवान का ही कंट्रीब्यूशन देखो, या उनका कंट्रीब्यूशन बोलो या उससे ज़्यादा बोलो, उनकी क्रिएशन देखो, तो वो इससे भी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करते हैं, या आप चाहो तो यूनिवर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स या भगवान ने इस दुनिया को बनाया। तो इस दुनिया की जो लय है वो कितने सही तरीके से चलती है। सूरज सही समय पर उगता है, सही समय पर डूबता है, धरती अपने एक्सिस पे अपना घूमती है, अपने रोटेशंस, अपने रेवोल्यूशंस को पूरा करती है, और उसके बाद नदियाँ बहती है, समुंदर बहते हैं, हवा चलती है, पेड़ उगते हैं, हम सांस ले पाते हैं, हम खा पी पाते हैं, हमारे जो बॉडी का सिस्टम है, हमारे जो सोलर सिस्टम है, या आप पूरा अर्थ है जो हमारा, अपने अराउंड देखो कि कितनी ग्रीनरी है, कितनी हरियाली है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो भगवान ने बनाई है। अगर वो होती ही ना तो आप करते कैसे? जैसे अगर मिट्टी ही नहीं होती तो आप पेड़ कैसे उगाते? अगर पानी ही नहीं होता तो मिट्टी में डालते क्या, और खुद भी क्या पीते? सूरज ही नहीं उगता या रात ही नहीं होती तो आपका पेड़ ग्रो कैसे होता, आप कैसे ग्रो होते? ये दुनिया कैसे चलती, ये दुनिया की वेलबिंग कैसे चलती? लोग इतने ज़्यादा प्रोफेशनल अपने काम, अपनी लाइफ में जा रहे हैं, हर चीज़ें कर रहे हैं, कैसे कर पाते? ट्रैवल कैसे कर पाते? वो मैकेनिज्म पहले ही रेडी है, जस्ट आपको उस जगह पे ढूंढना होता है, आपको उस जगह पे जाना होता है, और सारी चीज़ें यूनिवर्स रिवील करता जाता है। क्योंकि यूनिवर्स में अगर आप देखोगे तो बहुत साल पहले टेलीफोन भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन किसी लोगों ने डिफरेंट तरीके से सोचा तो यूनिवर्स ने उसको उसका रास्ता दिखा दिया कि देखो तुम ये चीज़ करना चाहते हो, तुम ये चीज़ कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो। अब जब प्लेन पहली बार बना था तो उससे पहले किसी ने नहीं बनाया था, जब टेलीफोन पहली बार बना था तो उससे पहले किसी ने नहीं बनाया था, जब लाइट पहली बार इन्वेंशन हुआ था तो उससे पहले किसी ने लाइट नहीं देखी थी। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ की डिज़ायर्स भी होती है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं मैनिफेस्ट किया है और आपके अराउंड उस चीज़ को किसी ने नहीं मैनिफेस्ट किया है, तो आपको यूनिवर्स वो रास्ता दे सकता है कि आप कैसे उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। तो यूनिवर्स की हमें इसको, क्रिएशन को या इस वैरायटी को हमें समझना चाहिए और जजमेंट से दूर रहना चाहिए, और इन चीज़ों को समझना चाहिए कि क्या फ्रीडम यूनिवर्स ने हमें दी है, कितनी फ्रीडम यूनिवर्स ने हमें दी है। और जो ये पूरे यूनिवर्स को चला रहा है वो आपकी लाइफ को भी चला रहा है, आपको भी चला सकता है। बस आपको उसकी लय को समझना है, उसके हिसाब से चलना है, और उसकी परिभाषा है अलाइनमेंट की। और यूनिवर्स तो खुद ही चाहता है आपकी सभी डिज़ायर्स पूरी हो, क्योंकि आपकी डिज़ायर से आपका अकेले का भला नहीं होगा, आपके अराउंड लोगों का भी भला होगा, आपकी पूरी फैमिली का भी भला होगा, आपके दोस्तों का भी भला होगा, आपकी इस दुनिया का भी भला होगा। जैसे ये वीडियोस अगर मैं बनाता हूँ तो पहले मेरे लिए काम की, बाद में मेरे अराउंड लोगों के लिए काम की, या आप लोगों के लिए कर रही है। अब आप सीखोगे, आप कल को किसी को प्रेजेंट करोगे, या आप मेरी वीडियोस भी अगर किसी को शेयर करते हो तो उस तरीके से भी आप उसको आगे प्रेजेंट करते हो। तो ये सारी ही को क्रिएशंस है। तो इसीलिए वैरायटी को समझो और इस लाइफ को एंजॉय करो। ये लाइफ बहुत अमेजिंग है, और आप इस तरीके से इस दुनिया को देखना स्टार्ट करोगे तो आपको ये चीज़ें इस तरीके से नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी कि क्या एक्चुअल में वैरायटी है इस दुनिया की, और को क्रिएशन क्या है। और जैसा कि मैंने कहा कि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आपकी डिज़ायर्स पूरी हो, तो उस टॉपिक पे मैंने कल ही वीडियो बनाई थी एक्सप्लेन करते हुए पूरे डिटेल में, जो आपकी लाइफ की सभी डिज़ायर्स को बहुत ईजिली पूरा कर सकती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पे आ रही इस वीडियो पे क्लिक करके इसे देख लीजिए, और अगर ऑलरेडी देखी हुई है तो दोबारा देख लीजिए, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।